नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं सोहित मिश्रा और फिलहाल मैं मौजूद हूं मुंबई के वर्ली सीपेज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, चक्रवाती तूफान ताउते का असर साफ तौर पर मुंबई पर अब भी देखने मिल रहा है। आपको काले बादल भी नजर आएंगे। जो आप वर्ली सीलिंग देखेंगे कि तेज हवाएं हैं, उसका असर आप राजेंद्र जी अगर आप दिखा सकें, ये देखिए पेड़ का जो हिस्सा है वो टूट कर गिरा हुआ है और किस तरह से जो तेज हवाएं हैं उसका कहीं ना कहीं असर साफ तौर पर यहाँ पर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वर्ली सीलिंग है जिसे अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। दिन भर इसी तरह का हाल है। कई जगहों पर पेड़ टूटे हैं। जो तेज़ हवाएं हैं, जो हमारे लिए भी अभी परेशानियाँ बनी थी, यही परेशानी मुंबई और बाकी इलाकों पर देखने मिल रही है, जिसकी वजह से आप अभी भी देख सकते हैं कि लहरें किस तरह से है समुद्र पर। और यहाँ पर जो सामने आप देख पा रहे हैं वो दरअसल पेड़ टूट कर गिरे हैं, जिसे आप सड़कों से हटाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 3 बजे के बाद हालात मुंबई में सामान्य होंगे, ये मुंबई के कमिश्नर इकबाल चहल ने भी कहा था, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी अगर पेड़ों को आप देखेंगे, डर वही है कि जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, उसका असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यही चक्रवाती तूफान ताउते केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपना असर दिखाते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि मुंबई में जहाँ पर हम हैं, यहाँ से करीबन 90 नॉटिकल माइल्स के आगे ये तूफान है और इसका ये असर है। तो गुजरात में जब ये तट से टकराएगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात तक टकराने के वक्त के अनुसार 100 से 110 किलोमीटर तक हो सकती है। अब कितनी है वो देखना होगा, लेकिन हमारे पर इसका असर जरूर दिख रहा है। तो अगर ये गुजरात में जाते आते 185 किलोमीटर तक हो सकता है, तो इसका असर किस तरह से होगा वो देखना होगा। और हालांकि उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार ये ट्रक पर जब टकरा जाएगा, उसके बाद इसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाएगी। तो इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और नौसेना और स्थानीय प्रशासन किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कई तैयारियां भी यहाँ पर कर ली हैं। कर्नाटक और गोवा के ताउते के तूफान में 6 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में भी 6 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है। या ना आप समझ सकते हैं कि इस तूफान से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। मुंबई एयरपोर्ट को भी रात 8 बजे तक अब बंद कर दिया गया है और बैंड्रा को भी अब गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। तो चक्रवाती तूफान का असर तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिन भर भी इसी तरह से असर हुआ। लहरें जो है काफ़ी ऊंचाई तक उड़ रही थी। और आज मरीन ड्राइव में किस तरह से असर इसका रहा, देखिए रिपोर्ट। फिलहाल हम मुंबई के मरीन ड्राइव को जाने वाली जो ब्रिज है वहाँ पर मौजूद है। मेरे दाहिने तरफ आप जो देख रहे हैं, ये मुंबई मरीन ड्राइव है। और यहाँ पर किस तरह से तेज़ हवाएं चल रही हैं और उसका समुद्र पर कितना असर पड़ रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो हवाओं का जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से कहा गया है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। आपको बता दूं कि इस ब्रिज के ऊपर तक भी अगर आप देखेंगे तो समुद्र की लहरें आ रही हैं। राजेंद्र दयालकर जी अगर दिखाएंगे तो जो हम छाता भी लेकर आए हैं, उसका असर कैसा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो जो हवाएँ हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो समुद्री तट है वहाँ पर भी जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, हवाएं कम होती जाएंगी, इसकी जो तेज़ी है उसमें कमी आएगी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो आपको मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी तेज़ हवाओं का असर यहाँ पर देखने मिल रहा है। और जो तूफ़ान है, चक्रवाती तूफ़ान, उसकी वजह से जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊँची उठती हुई नज़र आ रही हैं। एक बार आपको फिर से मरीन ड्राइव का हम ये नज़ारा दिखाते हैं और आप ये देख कर समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। यहाँ पर लहरें कितनी तेज़ चल रही हैं और इसका किस तरह से जो तूफ़ान है उसका असर मुंबई पर पड़ता हुआ दिख रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो
भारी मात्रा में जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे IMD के प्रेडिक्शन के मुताबिक ये 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी तेज है। और किसी को भी हम एडवाइस करते हैं कि समुद्र के पास बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ये जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तेज बाढ़ पड़ गई है। और किसी को भी यहाँ पे समुद्र के पास जाने की परमिशन अभी तैयार नहीं है। DMC ने कहा है कि ये जो देखिए आप जैसे देख रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, ऊँची लहरें आ रही हैं, ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है। तो किसी को भी समुद्र के पास जाने की परमिशन नहीं है। सरकार ने कहा है कि कोस्ट लाइन से, महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन से अभी तक 12,000 के ऊपर लोगों को उन्होंने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया है। जो अलग अलग मुंबई महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन है, जो अलीबाग, रोहा, श्रीवर्धन, 12,000 के करीब लोगों को स्थलांतरित कर दिया है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का IMD बता रही है। बारिश और जल जमाव का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। आज दोपहर 12 बजे मेरे सहयोगी सुनील सिंह गाड़ी से उसका जायजा लेने पहुंचे। तो ये सड़क पर पानी है और इस पानी से होकर लोगों को जाना पड़ रहा है और इस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी कम हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे जहाँ खुला हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी रफ्तार इस तरह से बढ़ जा रही है जैसे कि बढ़ी है, लेकिन जैसे जोगेश्वरी का जो के पास जो हाईवे है वहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही है। इसके अलावा बाद में एयरपोर्ट के पास से आगे उतरने के बाद काफ़ी ट्रैफिक जाम थी, लेकिन अब थोड़ी सी ट्रैफिक खुली है। एहतियातन जिस तरह से तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है, बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। जो कोविड सेंटर्स हैं जो कि अस्थायी हैं वहाँ से लोगों को पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया है और समुद्र किनारे सभी को अलर्ट किया गया है। जो बाहर काम के लिए निकल रहे हैं उनके लिए तकलीफ है, लेकिन पूरे राहत की बात हम करें तो मुंबई वासियों की राहत की बात है ये है कि थोड़ा सा दूर से गुजर रहा है तूफान, तो नुकसान की जो आशंका है वो थोड़ी सी कम हुई है। अब ये तूफान जो साउथ से जब जा रहा है वो गुजरात में भावनगर जो जिला है वहाँ पर लैंडफॉल करेगा, जो कि गति बढ़ गई है। तो तकरीबन 8 बजे से सुबह 11 बजे के बीच वो लैंडफॉल करेगा, तब वहाँ स्थिति ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वैसे हम मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी जिले में नुकसान हुआ है, सिंधुदुर्ग जिले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, रायगढ़ में थोड़ा नुकसान है और मुंबई और पालघर, ठाणा में इस समय ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि माहौल बना हुआ। अब देखिए बारिश एक बार फिर से तेज हुई है तो दिखने में जो रोड है वो जो ड्राइवर हैं ये दिखने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान में समुद्र में 410 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद मुंबई के पास अरब सागर से 2 SOS कॉल आए थे और तूफान तेजी से अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार बेहद तेज हो सकती है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये जा सकती है, जो भयानक तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। मुंबई में इसका काफ़ी असर है। समंदर में ऊंची लहरें हैं, बारिश है जो आप लगातार देख रहे हैं। साथ ही मुंबई से करीब 175 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई फील्ड में हीरा ऑयल फील्ड के पास एक बहती नौका पर कम से कम 273 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू के लिए 2 जहाज़ों INS कोच्चि और INS तलवार को मौके पर भेजा है। चक्रवाती तूफान से बचाव अभियान के लिए अन्य जहाज़ों और विमानों को भी तैयार किया जा रहा है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुनील सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ हो पाया है, क्या उन्हें बचाव कर लिया? अभी अगर मुंबई में इस तरह के हालात हैं तो ऐसे समय में समुद्र में बचाव करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सोहित, समंदर बहुत ही रफ है, यानी कि बहुत ही ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसमें काफ़ी तूफान का असर दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा जो INS कोच्चि है और INS कोलकाता, वो दोनों बार जिसमें कि लोग फंसे हुए हैं 410 लोग वहां तक पहुंच गए हैं और बचाव कार्य शुरू है, लेकिन उसका अपडेट अभी तक नहीं मिल पाया है, जो उसका इंतजार किया जा रहा है। इस बीच पूरे महाराष्ट्र का एक अपडेट जरूर आया है, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरी स्थिति का जायजा लिया, तो उससे ये पता चला है कि पूरे राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है इस तूफान के जरिए और 9 उसमें जख्मी है। 12,500 के करीब लोग जो अलग अलग जगहों पर फंसे थे उन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पर लाया गया है।
तकरीबन 2000 के ऊपर 2500 के ऊपर जो घर हैं वो पूरी उनको नुकसान हुआ है। कुछ आंशिक रूप से गिरे हैं और कुछ जो है कि अस्थायी तो यानी पूरी तरह से गिर गए हैं, ये जानकारियां मिली है। इसके अलावा जो जिला है, जिले के तौर पर हम देखें तो जो सिंधुदुर्ग जिला है और साथ ही रायगढ़ है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पर कि इस तरह की घटनाएं रायगढ़ में तकरीबन 1000 के ऊपर हैं और सिंधुदुर्ग में 600 के ऊपर हैं और बाकी जगहों पर भी हुआ है। मुंबई में भी हम देखें तो किस तरह से अभी भी देखिए हवा चल रही है, जबकि जो तूफान है वो 8 बजे का उसका जो अनुमान है कि 8 बजे वो गुजरात में ऊना में पहुंच जाएगा 8 से 11 के बीच में, तो वो पालघर पार कर चुका है बहुत पहले, घंटों पहले, लेकिन अभी भी उसका असर यहाँ पर चालू है, बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी बह रही हैं। तो मुंबई में जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। अभी कुछ जो निचले इलाके हैं वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, क्योंकि हाई टाइड शाम के वक्त थी और कई घरों के पत्रों भी उड़े हैं जो बस्तियों में झुग्गी बस्तियां हैं। तो बहुत नुकसान मुंबई में भी हुआ है। हाँ, जान माल का नुकसान मुंबई में हम कह सकते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पूरा जनजीवन मुंबई का भी काफी लोगों की परेशानी हुई है। कोलाबा से जो जानकारी आई है उसमें कोलाबा में 108 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा बह रही थी, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर इस समय रही होगी। अभी भी हवा काफी तेज है, हालांकि अब जो गति है वो 70 से 80 हो सकती है हवा, लेकिन नुकसान बहुत है और जनजीवन पे असर पड़ा है, मुंबई पे बहुत ही असर पड़ा है। अब जो है मुंबई का जो उपनगर है विरार, वसई विरार, पालघर जिले में जो आता है डहाणू वगैरह, वहां पर तेज हवाएं और तेज बारिश हो रही है। सुनील जी, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि अगर मुंबई में इस तरह के हालात हैं और ये पालघर और गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी और गंभीर हालात हो सकते हैं? क्या वहाँ पर भी तैयारियां हैं उतनी जितनी मुंबई में है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो तूफान है उसमें रफ्तार बहुत तेज गति से बढ़ गई, तो जो अनुमान एक था कि कल यानी आने वाले कल के दिन वो वहां पर लैंडफॉल करने वाला था, वो आज रात 8 से 11 का ही हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ जो तैयारियां रह गई होगी वो प्रशासन को बहुत ही इस स्तर पर अभी फिलहाल करनी पड़ी रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि तैयारी कर ली गई होगी। लेकिन जब भी इस तरह के तूफान जब लैंडफॉल करता है तो उस समय जो भी उसके चपेट में आता है उसको नुकसान पहुंचाते हुए जाता है। यानी कि जो नुकसान की जो हम आशंका कर रहे हैं, ये जो हम मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिला, रायगढ़, ठाणे, पालघर देख रहे हैं, ये जो चक्रवाती तूफान का जो केंद्र बिंदु है वो जिसे आई कहते हैं, वो तो लगभग 89 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र में है, लेकिन उसका व्यापक असर यहाँ इस तरह हम देख पा रहे हैं और इतना नुकसान भी हो चुका है। तो ऊना के पास जहां पर गुजरात में जो वेरावल पे जाके जहां पे लैंडफॉल होगा तो स्वाभाविक तौर पर वहां बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चक्रवाती तूफान सीधे सीधे जाके जमीन से वहां टकराएगा और फिर वो उसका जो परिधि होगी उसमें जहां पर भी जो भी चपेट में आएगा उसको नुकसान करता जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर वहां बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन बिल्कुल तैयार होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा वहां होगा, ये जरूर कहीं न कहीं हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। समंदर में तूफान आया हुआ है और उस वजह से जो समंदर में नाव चलती हैं वो सारी की सारी समंदर में किनारे आकर लग गई हैं। इस तूफान से नाव को भी, बहुत सारी नाव को नुकसान पहुंचा है। मुंबई में तूफान की वजह से कई जगह पर यह खबर है कि वहां पर पेड़ गिर गए हैं और साथ में क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, पानी भी कई जगह भर रहा है, तो जो बाइक्स हैं वो भी कई जगह पर तस्वीर आ रही हैं कि वो एक तरह से धराशायी हो गई हैं, ज़मीन पर गिर गई हैं। कोलाबा इलाके में भी कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं। भारी बारिश से मुंबई के अंधेरी इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। इससे कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। साथ ही जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।
में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार ताउते पर ये विशेष कवरेज कर रहे हैं क्योंकि अरब सागर से उठा जो ये चक्रवाती तूफान है वो अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। अभी जो बताया जा रहा है इसकी जो रफ्तार है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, लेकिन गुजरात तट से टकराने के वक्त इसकी रफ्तार कम होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में लगातार कई जगहों पर बारिश हो रही है। इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नौसेना और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। तो वहीं गुजरात में जब ये तट से टकराएगा तब इसके लिए एनडीआरएफ की क्या तैयारी है, इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने कितनी टीमें डिप्लॉय की हैं और किस तरह से आपने उनको कहाँ पर रखा है? देखिए, जो टीमें हैं वो लगभग 100 से ज़्यादा टीमें हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीमों का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलरेडी गुजरात और दीव मिला के 46 टीम्स डिप्लॉयड है एंड यू कैन सी कि उनको किस तरह से जो बल्ज है, गुजरात का बल्ज है, सदर्न बल्ज, उसमें डिप्लॉय किया गया है। द्वारका में 2, पोरबंदर में 2, दीज आर दी इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। इसी जगह इम्पैक्ट होने की संभावना है और जो इम्पैक्ट एक्सेस है वो जूनागढ़ के आसपास यहाँ पर है, लगभग बल्ज के टिप पर है, दीव के ऊपर है, तो यहाँ पर लैंडिंग होने की संभावना है। इसमें लैंडिंग पॉइंट ये वाला है। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए आपने किस तरह के डायरेक्शंस दिए हैं? सभी लोग जो फील्ड में गए हुए हैं, वैसे तो 99% हमारे ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, डबल डोज से, लेकिन जो भी गए हैं ऐसा कोई भी उसमें व्यक्ति नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, जो कोई कर्मी नहीं है जो कि डबल डोज वैक्सीनेशन लिया ना हो। मास्किंग प्रोटोकॉल और जो कॉस्ट्यूम प्रोटोकॉल है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैं मानता हूँ ये दोनों चैलेंज के लिए हम लोग तैयार हैं। कोविड चैलेंज को भी हम लोग स्ट्राइड में ले रहे हैं और साथ ही साथ साइक्लोन के चैलेंज को।